हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंडियन फेडरलिज्म, तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन फेडरलिज्म के क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। तो एक बार दोबारा समझ लो कि फेडरलिज्म कहते किसे हैं। फेडरलिज्म होता है कि पावर डिवीजन किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवीजन हो वो उसको शो करता है। अब यहाँ हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन कैसा है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट। समझ में आ रहा होगा। अब देखो कि ये मैंने पुराना पहले ही पढ़ाया था, तो दोबारा एक बार देख लेते हैं ताकि जो नए पॉइंट्स आएंगे, फीचर्स आएंगे, उसको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। और ये थोड़ा जो मैंने बनाया है थोड़ा माइंड मैप की फॉर्म में बनाया है। मैं सारे के सारे लाइन टू लाइन चीज़ें एक एक लाइन में पूरा कहानी की तरह नहीं लिखवाता। ये मेरा तरीका है चीज़ों को समझने का और उसे फॉलो करने का। देखो इंडियन फेडरलिज्म किसे कहते हैं। देखो इंडियन फेडरलिज्म हमने पढ़ा था कि यूनियन होता है। इंडियन फेडरलिज्म हमने 3 टाइप के पढ़े थे, यूनियन और दूसरा कौन सा पढ़ा था, कन्फेडरेशन और दूसरा फेडरेशन। ठीक है, तो तीसरा था फेडरेशन। अब देखो इंडियन फेडरलिज्म में हमने क्या था, जो इंडिया की है, इंडिया की फेडरल कैसी है, यूनियन टाइप की। यूनियन टाइप की कैसी है, यूनियन का मतलब क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा और डिसइंटीग्रेशन भी नहीं हो सकता है। डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, देखो हमेशा कुछ भी हम चीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जो बता रहे हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसका क्यों यानी कि कोई क्वेश्चन खुद से पूछना है। ठीक है, आंसर उसके बाद तुम्हें आपको खुद को ही अपने आप आंसर मिलना तैयार हो जाएगा और हमारा एक तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, लीगल एग्रीमेंट नहीं है। लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा तो एक तरह से क्या यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता। डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता ये चीज पूछेंगे। तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट, यानी कि जो डिवीजन ऑफ पावर है यहाँ पर सेंटर के पास क्या है, ज्यादा पावर एज कंपेयर टू स्टेट, यानी कि सेंटर एंजॉयज द मोर ऑटोनॉमी देन स्टेट, यानी कि सेंटर की क्या है, ज्यादा ऑटोनॉमी है स्टेट से। आ जाओ नीचे देखो, जिसकी वजह से क्या है, यहां पर क्या है, फेडरल मगर यूनिटरी बायस है। फेडरल यानी कि फेडरल तो है, DSWRA तो है, मगर किस साइड को टिल्ट है, यूनिटरी साइड को टिल्ट है, यानी कि सेंटर के पास ज्यादा पावर शो हो रही है। डायग्राम पिछले लेक्चर्स में बताया, देख लेना। अब देखो आ जाओ इसके एग्जांपल देखो समझने के लिए। वही पुराने लेक्चर में जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था वही है। देखो पॉलिटी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज एक दूसरे से लिंक है। ये नहीं है कि ये पुराना पढ़ाया था तो इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हर एक चीज आगे से लिंक करेगी और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो एक ही चीज में हमारे यूज होंगे। जैसे हमारा केशव नंदा भारती अलग अलग जगह अलग अलग कोट करने के लिए आएगा, ये जो केसेस है। ठीक है, 7 शेड्यूल है, अलग अलग केसेस में जहां पर डिवीजन ऑफ पावर आएगा वहां पर एज ए एग्जाम्पल के रूप में आएगा। जैसे यहाँ पर फेडरलिज्म किससे रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ पावर से किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। तो इसके एक फीचर्स में आगे हमारा 7 शेड्यूल आगे, जो मैंने पूरा अच्छे से एक लेक्चर पिछली बार में पढ़ाया है, इसको दोबारा एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में करवा दूंगा। अब जाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या आता है, देखो ये क्या है, इस मान लो ये ग्लास है, इस ग्लास में वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये क्या है, देखो वाटर और शुगर को मिलाएंगे तो एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, तो पता नहीं चलेगी इसके अंदर शुगर थी भी या नहीं जब तक पिएंगे नहीं। ठीक है, और यहां पर क्या है, इस ग्लास के अंदर क्या है, वाटर तो है मगर किसका मिक्सचर है, यहां पर वाटर और सैंड का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहां पर कैसे दिखेगा, तो जो हमारी यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक तरह से हमारा वाटर और शुगर की तरह मिक्सचर है, यानी कि होमोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज होती है कि क्वासी फेडरल और फेडरल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कि ये भी सेम सेंटर के पास ज्यादा पावर शो करता है, ये भी सेंटर के पास ज्यादा पावर शो करता है। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है कि इन दोनों की जो पावर है वो कहीं ना कहीं कट टू कट डिवाइडेड है, यानी कि अलग से प्रॉपर दिख रही है, सैंड अलग है, वाटर अलग है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर एक तरह से कॉपरेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, और एक तरह से एकजुट होकर काम करने का क्या है, कॉपरेशन है। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉपरेटिव फेडरलिज्म, जहां पर स्टेट और सेंटर एक दूसरे से
मिलकर काम करेंगे और आगे डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। इसलिए क्या है यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर है, समझ में आ रहा होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इतना पूरा समझ लिया कि बेसिकली इंडियन फेडरलिज्म होता क्या है, उसका एग्जाम्पल। ठीक है, पुराने चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडियन फेडरलिज्म, और यहाँ पर यूएसए भी आ गया था जहां पर हमने कन्फेडरेशन से फेडरेशन मूव किए थे। अब जाते हैं इसके फीचर्स। पहला देखो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे जैसे इंडिया और जैसे यूएसए से कंपेयर करते हैं। यूएसए सेंटर और स्टेट, ठीक है। तो यूएसए में क्या है, सेंटर के पास एक अपनी सिटीजनशिप है और दूसरे स्टेट के पास एक अपनी सिटीजनशिप है। यहाँ पर क्या है, यूएसए में एक तरह सेंटर और स्टेट में क्या है, दो अलग, यानी कि यहाँ पर जो बंदा होगा, यानी कि जो रह रहे होंगे लोग, यहाँ पर दो सिटीजनशिप होती है उनकी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाती है, डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, मगर इंडिया में क्या है, पूरी की पूरी एक कंट्री की सिंगल सिटीजनशिप होगी। अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर जाएगा और वहां की सिटीजनशिप ले लेता है तो ये क्या है, इंडिया की अपने आप हट जाएगी, इसको इंडिया की सिटीजनशिप फिर नहीं मिलेगी। अब जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, सॉरी, ये सिंगल सिटीजनशिप, और दूसरा आ जाता फर्स्ट सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि देखो सेम यहीं पर यूएसए का एग्जांपल लेंगे, ये सिटीजनशिप का था जो पॉइंट 2 था। हम अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। देखो यूएसए सेंटर और स्टेट, इसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर के एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। मगर हमारे इंडिया का क्या है, एक सिंगल, बोला था ना, एक हमने पढ़ा था जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंगल कॉडिफाइड डॉक्यूमेंट, वही चीज है। यहां पर सेंटर और स्टेट के लिए क्या है, सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए क्या लिखा है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी क्या फेडरलिज्म की डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि हमारे जो फीचर्स हैं कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के, कि हमारे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल सिटीजनशिप है। दोनों के एग्जाम्पल लिए हैं, समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, नेशनल इमरजेंसी। देखो ये जो मेन मकसद है इंडियन फेडरलिज्म को समझाने का, कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हम पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाएंगी कि एक तरह से यूनिटरी वाइज चीजें दिखाएंगी, यानी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक ही मतलब सिटीजनशिप, यानी कि स्टेट के पास कोई सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, पावर भी जो डिवीजन और सेंटर के पास शो हो रही है। ठीक है, यूनिटरी वाइज शो हो रहा है। तो एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर भी हम लिख सकते हैं कि जो पावर, जो यूनिटरी बायस है, ठीक है, जो पावर क्या है, एक तरह से सेंटर के पास ज्यादा पावर है, तो वो ही ये चीज शो कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के रूप से भी वही है और उसके मेन पॉइंट्स यानी कि फीचर्स भी वही हैं। अब देखो नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में आ जाते हैं, हमारे 3 इमरजेंसी होती हैं। पहली आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। सब में +4 कर दो, ये आ जाएगा, +4 कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं आर्टिकल 352 किसे कहते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी होती है। 356 प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, और इसको एक तरह से स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, जहां पर एक तरह से प्रेसिडेंट अपना एक तरह से सारी पावर क्या हो जाती है, सेंटर के पास आ जाती है। सेम यहां पर भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, लाइक जैसे कोविड है, यहाँ पर जो हमारी जीडीपी थी बहुत नीचे आ गई थी, तो ऐसे केसेस में कभी ना कभी हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती थी। मगर आज तक जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है। तो ये अभी तक चीज नहीं लगी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो एक तरीके से तीनों चीजें क्या शो कर रही है नेशनल इमरजेंसी, कि जो हमारा सेंटर क्या यूनिटरी वाइज है, यानी कि सारी की सारी जब ये लगेंगी नेशनल इमरजेंसी, तो जो हमारी पावर है वो सारी की सारी पहुंच जाएगी किसके ऊपर, पास हो जाएगी सेंटर के पास। और कहां से, ऑल पावर एंड कंट्रोल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो शो करता है सेंटर के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट, सेम चीज, ये चीज आ गई, मोर ऑटोनॉमी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 7 शेड्यूल। ठीक है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वहां पर मिटा के समझाऊंगा। मैं हट जाता हूं साइड। ठीक है, आ जाते हैं 7 शेड्यूल पे। देखो 7 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, हर एक में कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ पावर में आ ही जाता है। तो पढ़ते हैं 7 शेड्यूल। देखो 7
शेड्यूल। 7 शेड्यूल में क्या थे हमारी 3 लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसको फर्स्ट लिस्ट कहते हैं, इसको सेकंड लिस्ट कहते हैं, इसको थर्ड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, हमने यूनियन लिस्ट में पढ़ा था इसके पास मोर क्वालिटेटिव सब्जेक्ट्स थे, इसके पास इंफीरियर सब्जेक्ट्स थे, ज्यादा क्वालिटेटिव नहीं थे। ठीक है, इसके अंदर दोनों थे जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर भी स्टेट लॉ बना सकता है, किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। यूनियन में क्या था कि सेंटर ही लॉ बनाएगा इसके ऊपर, और स्टेट में क्या था, सेंटर प्लस स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, मगर सेंटर यूजुअली से मतलब ये नहीं कि अभी मुंह उठा सेंटर पे लॉ बना दिया, ये चीज नहीं है। सेंटर स्टेट पे लॉ बना सकता है, किसका आर्टिकल का यूज करके, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो चीज क्या लिखी है यहां पर, यानी कि सेंटर मेक लॉ ऑन द स्टेट। ठीक है, किससे, स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकता है, और उसका प्रोसीजर क्या है, ये है। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये सब चीज समझाई है। अब किस वक्त लॉ बना सकता है, पहली चीज है यहां पर नेशनल इमरजेंसी पे, और दूसरा जो क्या है हमारी, ये रही नेशनल इमरजेंसी पे लॉ बना सकता है, और दूसरा क्या है हमारी आर्टिकल 250 के तहत जब स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में क्या हो, डिस्प्यूट हो। अभी समझाता हूं वो चीज क्या है, मैंने पहले भी समझाया, दोबारा समझ लेते हैं पुराने लेक्चर्स में। पहला 7 शेड्यूल पता चल गया क्या है, पावर डिवीजन है, यानी कि सबकी एक तरह से सब्जेक्ट्स डिसाइडेड हैं कि कौन किसके ऊपर लॉ बनाएगा और कौन किसका कार्यभार संभालेगा। आर्टिकल 249 जो हमने यहाँ है, ठीक है, आर्टिकल 249 में क्या है, सेंटर लॉ बना सकता है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर लॉ बना सकता है। अब देखो लॉ, ये जो लॉ होगा ये बनेगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। ठीक है, फिर ही ये क्या होगा, इन्फोर्समेंट में आएगा। अब देखो क्या होगा, पहले जो हमारी राज्यसभा है, ठीक है, जो लॉ हमारे होते हैं या तो पहले वो राज्यसभा में से जाएं या फिर लोकसभा से जाएं। ठीक है, बात एक ही होती है। तो मगर इसमें कंपलसरी होता है कि जो हमारा जो रेजोल्यूशन होगा, जो लॉ बनने के लिए जा रहा है, जो रेजोल्यूशन होगा वो पहले किस में जाएगा, पहले राज्यसभा में पारित होगा। ये कंपलसरी चीज है, लोकसभा में नहीं जा सकता स्टार्टिंग में। पहले स्टेप यहां से शुरू होगा। पहले स्टेप क्या, रेजोल्यूशन जाएगा कहां पर, राज्यसभा में, और राज्यसभा में ये पारित होगा कौन सी, 2/3 मेजोरिटी से। देखो मेजोरिटी में आगे के 3-4 लेक्चर के बाद मेजोरिटी चीजें पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल ये इतना ध्यान रखिए कि रेजोल्यूशन जाएगा कहां पर, राज्यसभा में जाएगा, और कौन सी मेजोरिटी होगी, 2/3 मेजोरिटी होगी, जहां पर जो राज्यसभा के अंदर उस वक्त प्रेजेंट होंगे और वोटिंग करने लायक होंगे, यानी कि उस वक्त जो प्रेजेंट मेंबर होंगे लोकसभा के अंदर जो बैठे होंगे उनकी 2/3 मेजोरिटी, यानी कि ये 2/3 मेजोरिटी एक तरह से स्पेशल मेजोरिटी भी हम कह सकते हैं। यानी कि राज्यसभा में क्या पारित होगा, किससे, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी, 2/3 मेजोरिटी। फिर ये क्या करेगा, राज्यसभा पारित करने के बाद ये कहां भेजेगा बिल को, कहां पर, लोकसभा में भेजेगा। और लोकसभा में कैसे पारित होगी, सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि जो लोकसभा में बैठे हुए लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वहां पर बैठे हैं और वोट कर रहे हैं, वो क्या होगी, 50+1, यानी कि 50% से ज्यादा की बहुमत से उसको पास होना चाहिए। यानी कि जो लोकसभा के अंदर मेंबर्स बैठे हैं वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसलिए मैंने 50+1 लिखा, यानी कि 50 से ज्यादा, यानी कि इधर से लिख सकते हैं हमने 50% से ज्यादा ही होने चाहिए, 50% भी नहीं, 50% से ज्यादा। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, 50+1% कहीं ना कहीं। तो 50+1 हो जाएगा, एक तरह से बहुमत पारित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा कि लोग, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, अब क्या होगा, ये जाएगा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट देखेगा, ठीक है, और यहां पर जैसे ये सिग्नेचर मारेंगे अपने, ठीक है, और जैसे ये सिग्नेचर मारेंगे ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा और एक तरह से इन्फोर्स करने लायक हो जाएगा। अब देखो जो इस तरीके के सेंट्रल लॉ बना रहा है स्टेट के ऊपर, इस तरीके की जो लॉ है वो 1 साल तक ही वैलिड होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होंगे। नेक्स्ट ईयर इसको दोबारा सेम प्रोसीजर से पास करना होगा और ये तब जाके इन्फोर्सेबल होंगे। ठीक है, अब जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, आर्टिकल 252।
आर्टिकल 252 क्या कहता है? वही चीज, जब स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में दोनों में क्या है, डिस्प्यूट हो रहा हो, स्टेट 1 और स्टेट 2 यानी कि कोई दो स्टेट हो, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा हो और इन दोनों का कोई सॉल्यूशन ना होना, इन दोनों से कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा हो, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा हो, तो क्या होगा, ये दोनों कहां जाएंगे, सेंटर के पास जाएंगे। ये सेंटर के पास जाएंगे कि भाई देखो हमसे चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, ये कुछ और बोल रहा है, मैं कुछ और बोल रहा हूं, तुम हमारा चीजें सॉल्व कर दो। सेंटर क्या बोलेगा, ठीक है, ये लॉ बना के इन दोनों को क्या कर देगा, लॉ बना के दे देगा। और अब यहां पर सेंटर बाध्यकारी नहीं होगा, बाध्यकारी यानी कि यहां पर कोई सेंटर के लिए बाइंडिंग नहीं है कि अगर इन दोनों लॉ बना के इन दोनों को जब दे दिया तो स्टेट 1 स्टेट 2 इन दोनों स्टेट को पसंद ना भी आए, तब ये सेंटर बाध्यकारी नहीं होगा कि इन दोनों को दोबारा वो लॉ दोबारा क्या वो उस लॉ को क्या करे, हटाए। ठीक है, अब सेंटर बोलने लग गए भाई मेरे को तो ये लॉ पसंद नहीं है, हटाओ इससे, तो सेंटर यहां पर क्या होगा, बाइंडिंग नहीं होगा, यहां पर बाध्यकारी नहीं होगा। तो यहां पर वही चीज क्या है, यहां पर फिर मोर ऑटोनॉमी शो कर रही है कि भाई सेंटर ने एक बार लॉ बना के दे दिया तो सो दे दिया, अब वो तुम जानो तुम्हें कैसे करना है। तो यहां पर फिर यहां पर एक तरह से क्या, सेंटर की पावर ज्यादा शो कर रही है किससे, स्टेट से। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट। अब चीज एक और देखते हैं, देखो एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो बता देता हूं, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट है, कौन सी केस के माध्यम से, केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ केरला केस, केरला केस यूनियन नहीं है, केशव नंदा भारती वर्सेस केरला केस जो था 1973 में। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा है, वो क्या है, एक तरह से एम्फीबियस कैरेक्टर का है। एम्फीबियस कैरेक्टर होता है ना, एम्फीबियन, पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं, लाइक फ्रॉग, वही चीज है, ये एक एम्फीबियस कैरेक्टर का है। ठीक है, एम्फीबियस कैरेक्टर से मतलब क्या है, इसकी जो शरीर है, यानी कि जो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो एक एम्फीबियस कैरेक्टर की क्या है, एक तरह से जो भी है कैरेक्टर है, पर्सन है, और उसकी जो बॉडी है वो बॉडी क्या शो करती है, फेडरल शो करती है। ठीक है, उसकी बॉडी क्या है, फेडरल शो करती है, बॉडी तो फेडरल है, मगर जो उसकी आत्मा है, उसकी सोल है, वो क्या है, हमारी यूनिटरी है। ठीक है, तो ये केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो एक तरह से एम्फीबियस कैरेक्टर का है। एम्फीबियस कैरेक्टर यानी कि वो उसकी जो बॉडी है वो फेडरल शो करती है और उसकी जो आत्मा है वो क्या है, यूनिटरी है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ही केशव नंदा भारती केस के हेल्प से ये चीज कह रहा है, तो क्या है हमारा, फेडरल प्लस यूनिटरी बायस, इंपॉर्टेंट है ये केस, और ये जो पूरा चीज बताया है ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, A to Z इसी के अंदर हम ये चीज कोड कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी ऐसा डिवीजन ऑफ पावर का कुछ केस आए तो सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट हम केशव नंदा भारती वर्सेस केरला केस से माध्यम से दे सकते हैं। ये भी चीज मैंने करवा रखी है पुराने लेक्चर्स में, तो वही शुरू से वही बोलते आ रहा हूँ, चीजें आगे की समझनी है तो पुराने लेक्चर्स देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वही देखेंगे, आ जाएगा हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें नीति आयोग का गठन कैसा होगा और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और स्टेप वाइज चलेंगे। नीति आयोग का एक तरह से प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग कैसे बनी, वही चीज आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।